नमस्कार विद्यार्थियों, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। ये है जीप पर सवार इल्लियाँ। जी हाँ, इसके लेखक हैं श्री शरद जोशी। इनकी तस्वीर ये रही। यह वीडियो आधार पाठ्यक्रम हिंदी के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। आइए इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। शरद जोशी जी का जो समय है वो 1931 से 1991 तक है। इनका जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। उज्जैन जो महाकाल की नगरी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका निधन 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन 1991 में हुआ। एक सफल व्यंग्यकार, निबंधकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर से पूर्ण की थी। ये जो पेपर होते हैं ना अखबार, उनके कॉलम लिखने के लिए बहुत फेमस थे। तो जो नवभारत टाइम्स है उसमें एक कॉलम आता था प्रतिदिन, इस नाम से इसमें लिखते थे। इन्होंने क्षितिज, छोटी सी बात, उत्सव जैसी फिल्मों की स्टोरी राइटिंग भी की यानी पटकथा लिखी है। साथ ही दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने संवाद यानी डायलॉग भी लिखे। 1990 में इन्हें पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश सरकार जो है शरद जोशी सम्मान प्रदान करती है नए लेखों के लिए। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। इन्होंने 2 व्यंग्य नाटक लिखे, अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अलादात खां। उपन्यासों में मैं और केवल मैं, ये बहुत चर्चित उपन्यास है इनका। और यह जो है जिंदगी, विक्रम और बेताल, सिंहासन 32, वाह जनाब, दाने अनार के, यह दुनिया गजब की और लापतागंज, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। लापतागंज सब टीवी पर पहले आता था, आपने देखा होगा। काफी चर्चित और लोकप्रिय हास्य नाटक है। जोशी जी की प्रमुख व्यंग्य रचनाओं में है जीप पर सवार इल्लियाँ, जिसका कि आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। रहा किनारे बैठी, दूसरी सतह, प्रतिदिन, यत्र तत्र सर्वत्र, नावक के तीर, राग भोपाली, मुद्रिका रहस्य, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, झरता नीम, शाश्वत थीम, जादू की सरकार, पिछले दिनों, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर आदि। इसमें आप देखिए जो लाल कलर से आपको दिखाई दे रहा है यत्र तत्र सर्वत्र, नावक के तीर, राग भोपाली, ये कुछ बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ भी बहुत प्रसिद्ध शरद जोशी जी की, जिसको कि आज हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ। तो देखिए एक जीप जो पहले चलती थी, आजकल इसी का बदला हुआ रूप SUV चल रहा है। आजकल आप जैसे SUV नाम से जानते हैं, तो पहले इस प्रकार की जीप हुआ करती थी, जो कि ज्यादातर सरकारी विभागों में अधिकारियों को दी गई थी। आज भी आप आजकल देखेंगे कई सरकारी ऑफिसों में इस प्रकार की जीप है, जो एक पुरानी हो चुकी है या अब जो चलती नहीं है, तो आपको पुरानी खड़ी कहीं ना कहीं इसको गैराज में आपको मिल जाएगी सरकारी विभागों की। ये इल्ली से आप परिचित होंगे, जो कि फसलों में लगती है, इस प्रकार की हरी इल्ली होती है। तो बस ये जीप पर सवार इल्लियाँ, इन्हीं 2 चीजों को लेकर टाइटल यानी शीर्षक दिया है शरद जोशी जी ने। शरद जोशी जी एक बहुत ही जाने माने व्यंग्यकार रहे हैं। और व्यंग्य का क्या कर्तव्य होता है, जो व्यंग्यकार होता है वो अपनी बात को इतने हंसमुख तरीके से रखता है, हास्यपूर्ण तरीके से सामने रखता है, पर उसका जो उद्देश्य होता है वो व्यवस्था में सुधार लाना होता है। समाज में, समाज की जो गलत नीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनमें सुधार लाना होता है। तो इसी प्रकार तो ये जो जीप पर सवार इल्लियाँ, इसका उद्देश्य है कि सरकार द्वारा तरह तरह की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जिन पर लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं, और इन योजनाओं में कुछ कृषि से जुड़ी, फसलों से जुड़ी योजनाएं होती हैं, जिनको समय रहते किसानों तक पहुंचाना होता है। और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी यह जिम्मेदारी होती है कि ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक उसी रूप में और त्वरित रूप में पहुंचे, और जिनके लिए योजनाएं बनी उनको लाभ मिले। इसमें व्यंग्यकार बताना चाहते हैं कि आजकल अखबारों में चने पर इल्ली नामक कीड़े का जो लगना है वो सुर्खियों में। तो अखबारों में ऐसी जो व्यंग्यकार है वो पढ़ रहे थे और अपने देख रहे थे अखबार में सबसे फ्रंट पेज पे फोटो छपी हुई थी, जिसमें चने के पौधों पर इल्लियां लगी हुई थी। ऐसा एक तस्वीर छपी।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रतिरूप बनाने के लिए है ये। अब जैसे ही क्या होता है, जो भी चीज मीडिया में हाइप होती है, यानी मीडिया जिस चीज को ज्यादा दिखाता है तो सरकार भी उस पर संज्ञान लेती है। तो जैसे ही ये खबर, कौन सी खबर, चने के पौधों पर इल्लियां लगने की खबर अखबार में चलती है, मीडिया में चलती है, मीडिया अखबारों में छपती है, तो सरकार तक पहुंचती है और सरकार जो सरकारी महकमे होते हैं उनमें हड़कंप मच जाता है। इसी बीच जो लेखक होते हैं शरद जोशी जी, उनके एक बुद्धिमान मित्र उनसे मिलते हैं और उनके बीच एक चर्चा होती है इल्ली को लेकर। यहाँ से इल्ली और इला में अंतर वो बताते हैं। वो कहते हैं कि इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात पृथ्वी। इला यानी होता है पृथ्वी, और इला को यानी पृथ्वी को अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा है, और इल्ली जो है वो अन्न की नष्टार्थी देवी है। और जो इल्ली होती है वो इसी इला की क्या है, बेटियां ही ना। साथ ही यह बताया कि इल्ली इसी इला की बेटियां हैं और अपनी मां की कमाई खा रही हैं। तभी जो लेखक है शरद जोशी जी, उनकी पुत्री पढ़ रही होती है, वो बीच में बताती है कि प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 में बताया है, ऐसा बताया है कि इल्ली से तितली बनती है। तितली जो फूलों पर मंडराती है, रस पीती है और उड़ जाती है। इसी बीच क्या होता है, जब इस प्रकार की मीडिया में खबरें आती हैं कि चने के पौधों पर इल्लियां जो हैं लग गई हैं और पूरी फसल नष्ट हो रही है, तब नेताओं के भाषण शुरू हो जाते हैं। सरकार जागती है, मंत्री जागते हैं, अफसर जागते हैं और फाइलें खुलने लगती हैं, फाइलों से धूल झड़ने लगती है, अधिकारी कार्यकर्ता मैदान में आने लगते हैं, गांवों की ओर बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार इल्ली का मामला दिल्ली तक पहुंच जाता है और दिल्ली से आदेश पहुंचते ही खेतों में दवा का छिड़काव करने के लिए हवाई जहाजों की व्यवस्था की जाती है। हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं, किसान बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। विपक्ष भी इस बात को लेकर स्वीकार करता है कि यदि इसी प्रकार हवाई जहाज द्वारा दवा का छिड़काव किया गया तो हमारी जड़ें भी साफ हो जाएंगी। अब क्या होता है, इसी दौरान कृषि अधिकारी का दौरा होता है। एक दिन इल्ली उन्मूलन की प्रगति हेतु वहां पर एक कृषि अधिकारी यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर को भेजा जाता है। अब जो बड़े अफसर होते हैं, लेखक के मित्र होते हैं, तो वो लेखक को भी कहते हैं कि चलो आप भी चलो, चलते हैं। तो लेखक इस लाभ के लिए या इसलिए वो चले जाते हैं, उनको एक शंका होती है कि चने के खेत होते हैं पेड़, तो ये देखने के लिए सोचते हैं चलो कुछ तो भला होगा, कुछ ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए वो भी उनके साथ चले जाते हैं। और रास्ते भर लेखक से जो बड़ा अफसर है वो अपने विभाग की और अधिकारियों की बुराइयां करते रहता है, जैसा कि सामान्यतः अफसरों की प्रवृत्ति होती है। अब लेखक पहुंच जाते हैं खेत में और लेखक को पता चलता है कि चने के पेड़ नहीं बल्कि खेत होते हैं। इसी दौरान क्या होता है कि जैसे ही जो बड़ा अफसर है वो गांव में पहुंचता है, खेतों के बीच पहुंचता है, तो उसको ग्राम्य जीवन पर आधारित एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो हमारे राष्ट्र कवि भी हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आ जाती है। और वहां पर पहले से एक छोटा अफसर मौजूद रहता है। बड़ा अफसर और लेखक इसमें पहुंचते हैं और हमेशा जैसा कि होता आया है कि छोटा अफसर बड़े अफसर की हाँ में हाँ मिलाता है। और इसी का उदाहरण यहाँ पर देखिए, जो बड़ा अफसर है वो फसल का मुआयना करते हुए देखता है। वो कहता है, बड़े अफसर ने पूछा छोटे अफसर से, इस खेत में तो इल्लियां नहीं है? जी नहीं है। छोटा अफसर बोला जी नहीं है। बड़ा अफसर कहता है कुछ तो नजर आ रहा है? जी हाँ कुछ तो नजर आ रहा है। यही उसका उदाहरण दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जो बड़ा अफसर बोलता है, छोटे अफसर या कर्मचारियों को उनकी हाँ में हाँ मिलाना होती है, यही उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति भी है। अब ये सब मुआयना हो जाता है, रिपोर्टिंग करने के लिए आते हैं, तो अब जो बड़ा अफसर है ना उसका मन होता है कि यहाँ से चलो हरे चने ले चलते हैं, घर पे काम आएंगे, खाएंगे, छोले बनाएंगे, छोले की सब्जी बनाएंगे, जो भी है। तो बड़ा अधिकारी हुक्म देता है मुझे चना चाहिए। तो छोटा अधिकारी एक किसान के पास जाता है, उसको डराता धमकाता है, बोले हरे हरे चने रख दो, सांप की गाड़ी में रख दो। तो सांप की गाड़ी में डरते डरते जो किसान जाता है और बहुत सारा चना खेत से उखाड़ के गाड़ी में रख देता है। और यहां पर लेखक मन में सोचता है, जैसे ही वो जीप रवाना होती है तो किसान जो है
वो सोचता है, राहत की थोड़ी सांस लेता है, लेकिन लेखक जो जीप में बैठा होता है वो सोच रहा होता है कि जीप पर 3 इल्लियां सवार थी। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है कि जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी, तो जीप पर 3 इल्लियां सवार थी। छोटा अफसर, बड़ा अफसर और छोटा अफसर और लेखक स्वयं, जो कि किसको खा रहे थे? चने को खा रहे थे, जो उन्होंने हरा चना रखवाया था किसान से। तब लेखक को ऐसा एहसास होता है कि देश में ऐसी लाखों इल्लियां हैं जो सिर्फ चना ही नहीं खा रही हैं, बल्कि देश का सब कुछ डकार लेना चाहती है। तो जो ये व्यंग है जीप पर सवार इल्लियां, क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है कि लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को व्यंग्यात्मक प्रस्तुति के साथ देशवासियों के सामने रखा है। साथ ही समस्त राजनेता, अधिकारी व कर्मचारियों की कार्य पद्धति की पोल खोलकर रख दी है। आइए हमने जो अभी तक इस वीडियो में जाना उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पीय प्रश्न अधिकतर यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं। वो हम 4 ऑप्शन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में। जीप पर सवार इल्लियों के लेखक कौन से? ये काफी आसान सा प्रश्न है। ये रहे आपके विकल्प, आपने अब तक विकल्प चुन लिया होगा। जी हाँ, शरद जोशी इसका सही उत्तर है। जीप पर सवार इल्लियां किस विधा की रचना है? ये प्रश्न पिछले साल आया है, तो याद रखिएगा ये एक व्यंग है। ठीक है, ये एक व्यंग रचना है। अगला प्रश्न है, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? ये प्रश्न आया है पिछले साल और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पूछा गया था, बीकॉम की परीक्षा में शायद पूछा है। मेरे इस चैनल पे आप देख लीजिए, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी, और उस पर आप सर्च करेंगे तो पिछले साल जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव हर यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे, और आपको हिंदी के अलावा अंग्रेजी, पर्यावरण और योग एवं ध्यान के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जो मैंने उनको सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो ये जो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। अगला प्रश्न, लेखक शरद जोशी ने स्नातक की पढ़ाई किस शहर से की थी? ये रहे आपके विकल्प, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर। सही उत्तर है इंदौर से की थी। इंदौर में कहाँ से की थी आपको बताइए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इन्होंने इंदौर का जो होलकर साइंस कॉलेज है वहां से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी? ये प्रश्न बार बार आया है। तो आपके विकल्प 1, 2, 3, 5। सही उत्तर है जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी? जीप पर 3 इल्लियां सवार थी। अगला प्रश्न है, बड़े अफसर को किस कवि की कविता याद आई? तो बड़े अफसर को मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो काम का लगे तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।